So in the sequence of recombinant DNA technology, now we will discuss in detail about the DNA manipulating enzymes, जिनको enzymes in recombinant DNA technology भी कहते हैं. टूल्स इन आरडीटी में मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, या जब हम प्रोसेस भी पढ़ते हैं पूरा कि आरडीटी में एक्चुअली करना क्या है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग में करना क्या होता है. किसी फॉरेन जीन को कट करके लाया जाता है डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म से या सोर्स ऑर्गेनिज्म से, उसको इंसर्ट कराते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, या वेक्टर में भी अगर हम इंसर्ट करा रहे हैं तो बहुत सी प्रोसेसिंग या मैनिपुलेशन करना पड़ता है डीएनए पर. मैनिपुलेशन का मतलब है वो एंजाइम्स जो डीएनए को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, एक्सपर्ट हैं जो डीएनए पर काम करने के लिए, उनको हम डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स कहते हैं. ये सारे मॉलिक्यूलर लेवल के वर्क हैं, चाहे आरडीएम बनाना हो, चाहे होस्ट के अंदर डालकर क्लोनिंग कराना हो. तो एंजाइमेटिक रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन जो हो रही हैं उनके लिए एंजाइम्स बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं. सभी एंजाइम्स जो इस काम में हेल्प करते हैं डीएनए की मैनिपुलेशन में या डीएनए के साथ डील करने में, वो कहलाते हैं डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स या एंजाइम्स इन आरडीटी. एक बहुत हाई रेंज है ऐसे एंजाइम्स की जो डीएनए पर काम कर सकते हैं, लेकिन वो सारे एंजाइम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे हम. ठीक है, जैसे मान लीजिए गायरेज है, टोपो आइसोमरेज है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है या ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, तो वो सभी एंजाइम्स यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे. केवल वो एंजाइम्स हम इंक्लूड करेंगे डीएनए के जो पर्टिकुलरली जीन क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आ रहे हैं. तो टोटल जितने भी एंजाइम्स यूज किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, और द सेवरल ग्रुप ऑफ द एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड एंजाइम्स इन आरडीटी और डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स. तो टोटल 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है इनको. एक कहलाते हैं न्यूक्लियेजेस, एक कहलाते हैं लाइगेजेस या डीएनए लाइगेजेस कहेंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि लाइगेज एक जो है क्लासिफिकेशन है पूरा ही. पॉलीमरेजेस एंड डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स. देखिए इन ब्रीफ अभी समरी बताता हूं, क्योंकि एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. इन ब्रीफ द न्यूक्लियस विच क्लीव द डीएनए, जो डीएनए को जनरली कट करते हैं अलग अलग स्पेसिफिक पोजीशन से, अलग अलग तरीके से कट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस में. बट जो जनरली कट करते हैं वो न्यूक्लियस कहलाते हैं. अब कट करने का मतलब डिग्रेड करना नहीं है, उसको डीनेचर करना है. एक स्ट्रैंड डीएनए का मान लीजिए ये है, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. बताने की जरूरत नहीं है कि किसके साथ क्या कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, यू कैन सी इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, दिस स्पेसिफिक बॉन्ड, दिस वन, दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द ईच स्ट्रैंड. इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं न्यूक्लियस, ताकि ये सेपरेट हो जाए आपस में, न्यूक्लियोटाइड्स सेपरेट हो जाए. दोनों स्ट्रैंड सेपरेट करने का काम जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, और वो हेलिकेज करता है. तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो स्पेसिफिकली कट करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, और अलग अलग कर देते हैं किसको, डीएनए को, पार्ट्स को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं. लाइगेज जो एंजाइम होते हैं वो इसका रिवर्स काम करते हैं. लाइगेज और भी काम करेंगे, बट मेन काम जो है यहाँ पर उनका लाइगेज का ज्वाइन करना है डीएनए को. पॉलीमरेजेस डीएनए को रेप्लिकेट कराते हैं या नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं. ठीक है, पॉलीमरेजेस हमने पढ़े हैं, डीएनए पॉलीमरेज जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 अलग अलग टाइप के होते हैं. और मॉडिफाइंग एंजाइम वो हैं जो डीएनए पर डायरेक्ट एक्शन नहीं कर रहे, डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हैं, या तो मान लीजिए मिथाइलेशन कर रहे हैं या पॉली ए ग्रुप ऐड कर रहे हैं. किसी भी तरह का अगर मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो कहलाते हैं डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स. याद रहे बाकी तीनों जो है डीएनए पर एक्शन कर रहे हैं, वो मॉडिफाई नहीं कर रहे डीएनए. ठीक है, और ये जो है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स, ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप को ऐड या रिमूव कर रहे हैं टर्मिनल पोजीशंस पर. तो इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे. डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स क्या होते हैं, वो एंजाइम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियेजेस. तो फर्स्ट जो एंजाइम है डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम, दे आर न्यूक्लियेजेस. न्यूक्लियेजेस आई हैव टोल्ड यू, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं या डिग्रेड करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को. दे ब्रेक डाउन, cleave the DNA molecule by breaking phosphodiester bond.
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। ऑन ईच स्ट्रैंड। अलग अलग तरह के न्यूक्लियस हैं, जरूरी नहीं है एक साथ दोनों जो है स्ट्रैंड उनको तोड़ दें, हो सकता है केवल एक बार में एक ही स्ट्रैंड को तोड़ रहे हैं, या एक साथ दोनों स्ट्रैंड्स को भी तोड़ सकते हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। बट जनरली क्लीव कैसे करेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके क्लीव करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं सिंपल सी, ये मान लीजिए कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, आपस में भी ज्वाइन है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो यहां भी बॉन्डिंग होगी। क्या किया कि किसी एंडोन्यूक्लियस ने या न्यूक्लियस एंजाइम ने यहां अटैक कर दिया, ऐसा एंडोन्यूक्लियस जो दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ क्लीव करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड कुछ इस तरह से फिर दिखेगा, क्योंकि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ अब दोनों के बीच में 1 2 3 और 4, थर्ड और फोर्थ के बीच में कोई लिंक नहीं रहा, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इस तरह से हो गई, दो टुकड़ों में डीएनए टूट गया है। तो डीएनए को क्लीव करने का काम करते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। अलग अलग तरह के न्यूक्लियस एंजाइम है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बट मेन फंक्शन जो न्यूक्लियस एंजाइम का है वो क्लीव करना होता है। न्यूक्लियस मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। दोनों है न्यूक्लियस एंजाइम, दोनों का काम डीएनए को कट करना है, लेकिन उसमें भी और स्पेसिफिकली हम चले गए कि एक्सो या एंडोन्यूक्लियस। अगर एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड कट किया जाए, वन न्यूक्लियोटाइड एट ए टाइम, और ऐसा पॉसिबल केवल आउटर फेसिस से ही हो पाएगा, आउटर या एज से हो पाएगा, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस में क्या होता है, केवल एक बार में एक ही न्यूक्लियोटाइड नहीं, स्पेसिफिकली या मैनी न्यूक्लियोटाइड जो है वो कट किए जा सकते हैं। तो कट द डीएनए स्ट्रैंड्स randomly from inner side या other than edges। एंडोन्यूक्लियस अगर अंदर से काटे, एक्सोन्यूक्लियस अगर केवल बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन से कट किया जाए। बिल्कुल सिंपली एग्जांपल बताऊं तो मान लीजिए ये कोई डीएनए था, ठीक है, इस पर न्यूक्लियोटाइड्स दिखाते हैं, मान लीजिए ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम, तो ये इसका 3 प्राइम होगा और ये इसका 5 प्राइम होगा। अगर एजिस से 5 प्राइम या 3 प्राइम की तरफ से कट किया जाए, अगर एजिस से एक एक न्यूक्लियोटाइड वन एट ए टाइम कट किया जाए तो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस देखिए कैसे वर्क करेंगे, मान लीजिए यहां पर एक्सोन्यूक्लियस डाल दिया और यहां भी एक साथ एक्सोन्यूक्लियस डाल दिया, तो केवल एक एक न्यूक्लियोटाइड कटेगा वन एट ए टाइम। तो होगा क्या कि इस तरह से एक ही अलग हो गया, फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका फर्स्ट और सेकंड के बीच का, तो सेकंड तो एज इट इज लिंक रहेगा। फिर यहां ये एक अलग हो चुका, तो ये आपस में लिंक रहेंगे और ये लिंक रहेंगे। तो देखिए दो जगह डाला था तो दो एक्सोन्यूक्लियस कट हो गया, ये कि बाहर से कट किया है और वन एट ए टाइम, एक बार में एक ही न्यूक्लियोटाइड कट किया है। जबकि इसके अलावा कहीं और और कहीं भी आप न्यूक्लियस डाल दीजिए वो सारा एंडो कहलाएगा। अगर आपने ऐसा किया होता कि यहाँ एंडो डाल दिया होता यहाँ पर, तो एक टुकड़ा ऐसे बनता और एक ऐसे बनता, इसमें जनरली 2-3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एक साथ देखिए 3 कट गए और यहाँ एक साथ इधर मान लीजिए 6-7 है तो वो कट गए, तो एक बार में एक नहीं, रैंडमली बहुत सारे कट अगर लगा दिए जाएं या न्यूक्लियोटाइड्स को कट कर दिया जाए तो वो एंडोन्यूक्लियस है। और बेस्ट जो सिंपल डेफिनेशन है वो है कि इनसाइड से अगर कट किया जाए और बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन से एक एक करके हटाया जाए न्यूक्लियोटाइड को, तो वो काम होता है एक्सोन्यूक्लियस का। एक्सोन्यूक्लियस एक बार में एक ही न्यूक्लियोटाइड हटाता है और वो भी कौन सा, सबसे टर्मिनल पोजीशन का, ठीक है। अगर दोनों तरफ के टर्मिनल पोजीशंस का हटाना है तो दोनों तरफ से एक्सोन्यूक्लियस डाले जाते हैं। अगर एक तरफ से एक्सोन्यूक्लियस डाला जाएगा तो एक तरफ का न्यूक्लियोटाइड हटेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक है। अब एक्सोन्यूक्लियस की वर्किंग कराते हैं तो एक्सोन्यूक्लियस अपने आप यही काम करेगा यहाँ पर, तो क्या हुआ, इस एक फ्रेगमेंट को अलग कर देगा इस पूरे डीएनए से। फिर अगला वही एक्सोन्यूक्लियस अगले स्ट्रैंड को अलग करेगा, तो एक बार में एक एक करके कट करता रहेगा। दिस इज एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। The main difference is one cut from the outside or the terminal position and the another cut from the internal positions। तो इनमें जो कॉमन होते हैं वो होते हैं हमारे एंडोन्यूक्लियस। सबसे ज्यादा जो कॉमन होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। देखिए एक्सोन्यूक्लियस की बात करते हैं। जस्ट आई हैव टोल्ड यू न्यूक्लियस, फिर उसमें भी एक्सोन्यूक्लियस।
एक्सोन्यूक्लियस वो है जो आउटर साइड से कट करते हैं वन एट ए टाइम, एक बार में एक। वो एक बार में एक जो वो अलग कर रहे हैं वो एक स्ट्रैंड का भी कर सकते हैं केवल, और दोनों स्ट्रैंड्स का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वन एट ए टाइम रिमूव करते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, और आउटर साइड से करते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम भी हैं, वो दो तरह के होते हैं, या तरह नहीं कहेंगे, एग्जांपल बता देता हूं मैं दो इनके। कट फ्रॉम आउटसाइड, एक होता है बेल 31। ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है, थोड़े नाम हो सकता है आपको टिपिकल लगे, टिपिकल तो नहीं कह सकते, बट फर्स्ट टाइम आपने सुने हो तो ये याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होगा। बेल 31 और एक्सोन्यूक्लियस 3, रोमन में थर्ड। बेल 31 जो होता है वो एक बार में दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर सकता है, कैन क्लीव बोथ स्ट्रैंड्स एट ए टाइम। जबकि एक्सोन्यूक्लियस थर्ड जो है वो एक बार में एक ही स्ट्रैंड कट करता है। ठीक है, तो एग्जांपल से बताता हूं बेल 31 कैसे काम करेगा। मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है, बीच के नहीं दिखाएंगे न्यूक्लियोटाइड, टर्मिनल दिखा देते हैं। यहाँ 5 प्राइम पोलैरिटी है, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। अगर आप बेल 31 डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ डाल दिया बेल 31 डीएनए पर, तो क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड एक साथ क्लीव हो जाएंगे। सो इट वुड लुक लाइक दिस। यहाँ डाल दिया गया है, तो मान लीजिए 1 2 3 ऐसे 100 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 1 और 2 के बीच से क्लीव कर दिया, तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये उसका पेयर, बाकी के रह गए अलग। तो एक बार में दोनों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये ए बॉन्ड भी और ये बी बॉन्ड भी, यानी दोनों स्ट्रैंड्स का सेम पोजीशन का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ दिया किसने, बेल 31 ने। जबकि एक्सोन्यूक्लियस अगर काम करता, तो एक्सोन्यूक्लियस देखिए किस तरह से कट करता, एक्सोन्यूक्लियस थर्ड, नॉट एक्सोन्यूक्लियस ओनली। ये वो डीएनए स्ट्रैंड होता, सेम जो नीचे ड्रॉ किया था। अगर यहां पर डाला जाता एक्सोन्यूक्लियस थर्ड, EM थर्ड, तो वो एक बार में एक ही स्ट्रैंड को कट करता, केवल ऊपर वाले को जिस पर वो डाला गया है। इट वुड लुक लाइक दिस। ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड के बीच से कट लग गया, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस काम किया, लेकिन नीचे काम नहीं किया, तो नीचे कोई कट नहीं है, वो आपस में लिंक है। तो ये जो वर्क करता है ये करता है एक्सोन्यूक्लियस थर्ड। तो कहने का मतलब है दोनों तरह के एक्सोन्यूक्लियस, चाहे बेल 31 है चाहे एक्सोन्यूक्लियस थर्ड है, काम कर रहे हैं वही कि एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, और वो भी टर्मिनल पोजीशन वाले को अलग कर रहे हैं। एक साथ दोनों स्ट्रैंड्स को करने वाले का एग्जांपल बता दिया मैंने, बेल 31, और एक बार में एक स्ट्रैंड को जो कट करता है लाइक एक्सोन्यूक्लियस थर्ड। So this is about the exonuclease enzyme, which is also a type of nuclease enzyme. ये डीएनए कट करने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली टर्मिनल पोजीशन से केवल। अच्छा, केवल इसी टर्मिनल पोजीशन की हम बात करें, ऐसा उधर भी हो सकता है। अगर बेल 31 आप इधर डालेंगे, तो दोनों बेल 31 दोनों टर्मिनल पोजीशंस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही साइड में एक बार में काम कर रहा है, केवल एक न्यूक्लियोटाइड अलग करता है, इसीलिए हम बस बार बार कह रहे हैं कि वन एट ए टाइम। मान लीजिए ऐसा होता कि यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लाइक दिस। अगर बेल 31 डालते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर, तो बेल 31 की प्रॉपर्टी है कि वो दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ क्लीव कर सकता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस वन, दोनों स्ट्रैंड्स का, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड को क्लीव कर सकता है, बाकी एज इट इज लिंक रहते हैं। और फिर यहाँ भी बेल 31 ने काम किया है, तो ये टर्मिनल पोजीशन वाले भी, तो 3 फ्रेगमेंट हो जाते हैं टोटल डीएनए के, 1 2 3, थर्ड इज नॉट बिग एज दिस। इस तरह से एक डीएनए स्ट्रैंड जो ऐसा था, वो एक्सोन्यूक्लियस डालने के बाद इस तरह का हमें दिखाई देगा। सो बेल 31 एंड एक्सोन्यूक्लियस 3। न्यूक्लियस एंजाइम नेक्स्ट टाइप वाज एंडोन्यूक्लियस, वो जो एक बार में एक नहीं, रैंडमली काफी सारे कट लगा देते हैं, या इनसाइड से कट करते हैं डीएनए को।
अदर देन द एक्सोन्यूक्लियस साइट, केवल टर्मिनल पोजीशंस को छोड़कर अगर कहीं से भी कट लगाया जाए तो वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही कहलाते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट दैट दे कैन कट द डीएनए एट एनी साइट अदर देन टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड्स। 3 या 5 प्राइम पर जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको छोड़कर कहीं से भी कट लगाया जा रहा है तो वो कहलाते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस सिंपली क्या करता है, डीएनए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मान लीजिए ये कोई डीएनए है फ्रेगमेंट, इस पर जब एंडोन्यूक्लियस वर्क करेगा, सपोज यहाँ एंडोन्यूक्लियस वर्क किया दिस प्लेस, ऐसा न्यूक्लियस मान लीजिए दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ काट रहा है तो दोनों स्ट्रैंड्स को कटा हुआ दिखाएंगे हम। सो इट वुड लुक लाइक दिस, एक स्ट्रेच तो ये आ जाएगा, दूसरा स्ट्रेच ये आ जाएगा। एक साथ कई एंडोन्यूक्लियस डाल दिए हैं तो एक साथ कई कट लग जाएंगे, ठीक है। एक बार में एक स्ट्रैंड भी कट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए एक स्ट्रैंड कटिंग होता है तो इट वुड लुक लाइक दिस 1 2 एंड लाइक दिस। तो फिर ऐसे टुकड़े प्रोड्यूस होते। अगर ये केवल अपर स्ट्रैंड को कट करता, यहां से कट नहीं करता, तो फिर कुछ इस तरह का स्ट्रेच आता डीएनए का। तो एंडोन्यूक्लियस टर्मिनल पोजीशंस को छोड़कर कहीं से भी कट किया जाए दैट वुड बी कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस। कुछ एग्जांपल बता देता हूं एंडोन्यूक्लियस के। एंडोन्यूक्लियस के एग्जांपल जैसे S1 एंडोन्यूक्लियस, डीएनएज 1, डीएनए लिखने के बाद ASE। डीएनएज एक क्लास है ऐसे एंजाइम्स की जो डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं। आरएनएज एक क्लास होती है ऐसे एंजाइम्स की जो आरएनए को डिग्रेड करते हैं। हालांकि हम डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम पढ़ रहे हैं तो आरएनएज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कभी सेपरेटली पढ़ेंगे। आरएनएज भी होते हैं, आरएनएज ए, आरएनएज एच, जो आरएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन से। तो S1 एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को कट करता है, ठीक है। और उसके अलावा डीएनएज, तो S1 जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो एक बार में एक ही स्ट्रैंड को कट करता है, जबकि डीएनएज 1 जो है ये ड्यूल बिहेवियर शो करता है। ये 1 एट ए टाइम भी कर सकता है और दोनों भी ड्यूल ऑल्सो। तो ये तो जो है ड्यूल बिहेवियर शो करता है डीएनएज 1, जबकि S1 एंडोन्यूक्लियस कैन ओनली क्लीव 1 स्ट्रैंड एट ए टाइम। S1 एक बार में एक ही स्ट्रैंड को कट कर सकता है। तो दोनों के एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं एग्जांपल। S1 एक साथ एक बार में एक ही स्ट्रैंड, डीएनएज 1 जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर सकता है या एक स्ट्रैंड को भी कट कर सकता है। मान लीजिए ये कोई डीएनए हमारा, इस पर अप्लाई किया जाता है सपोज यहाँ पर S1 एंडोन्यूक्लियस, यहाँ बीच के कोई 2 न्यूक्लियोटाइड दिखा देते हैं। तो S1 अगर यहां डाला गया तो एक ही स्ट्रैंड कट होगा, कौन सा, ऊपर वाला। इट वुड बी लाइक दिस। इस तरह से जो गैप प्रोड्यूस हो गया एक स्ट्रैंड में, ये कहलाता है निक, ठीक है। जब एक स्ट्रैंड में अगर दोनों न्यूक्लियोटाइड कट गए होते तो ये दोनों स्ट्रैंड ही अलग अलग हो जाते, यानी ये 2 स्ट्रैंड में चेंज हो जाता। मान लीजिए यहाँ डीएनएज 1 डाला जाता, डीएनएज 1 भी ड्यूल बिहेवियर शो करता है। अभी मैं उसका डबल स्ट्रैंड ब्रेकिंग बिहेवियर दिखा रहा हूं। मान लीजिए यहाँ डाला जाता डीएनएज, तो वो दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देता, तो ये 2 डीएनए बन जाते एक से। यहाँ से यहाँ के बीच में ऊपर भी कटा और नीचे वाले स्ट्रैंड पर भी कट गया, तो फ्रेगमेंट ही 2 हो गए, एक ये फ्रेगमेंट हो गया, एक ये फ्रेगमेंट हो गया, पूरे एक डीएनए से। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ किसी तरह का निक प्रोड्यूस नहीं हुआ। बट जहां एक स्ट्रैंड कट किया जाता है वहां पर निक प्रोड्यूस होते हैं। तो S1 एंडोन्यूक्लियस कैन क्लीव 1 एट ए टाइम, whereas डीएनएज 1 कैन क्लीव बोथ स्ट्रैंड्स एट ए टाइम। ये तो एग्जांपल है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के। बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखिए एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो हम यूज कर सकते हैं, जैसे रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में या और भी डीएनए की प्रोसेसिंग में। बट जो जनरली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें हम एक स्पेशल टाइप के एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं जिनको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये खुद भी न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस में भी एंडो है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ऐसा नहीं है कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अलग है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अलग है।
उसी की ये कैटेगरी है, बट ये बेटर है और ये यूज किए जाते हैं किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की, जो फर्दर क्या है एग्जांपल ये किसका, न्यूक्लियोसिस एंजाइम्स का ही। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो है वो भी हमारे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, यानी ये भी इनसाइड से ही कट करेंगे, वही बिहेवियर शो करेंगे जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का है। बट ये स्पेशल तरह के एंजाइम्स थे जो बाद में डिस्कवर किए गए और इन्हीं को यूज किया गया रेस्ट्रिक्शन सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। वर्ड रिस्ट्रिक्शन का जो मतलब है, या जो वर्ड रिस्ट्रिक्शन आया है वो आया है हमारे बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम से। एक साइंटिस्ट थे आर्बर, उन्होंने नोटिस किया कि बैक्टीरिया जो है उस पर जब वायरस अटैक करता है, ठीक है, और अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर छोड़ देता है, जनरली बैक्टीरियोफाज अटैक करते हैं और डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जैसे ही वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो बैक्टीरिया एक मैकेनिज्म, एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है जिससे वो उसके डीएनए को तोड़ देता है पार्ट्स में, ब्रेक डाउन। अब डीएनए तोड़ देने से क्या होगा, उसके जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे बैक्टीरिया के अंदर और कॉपी नहीं बनेगी वायरस की। तो वायरस से बचाने के लिए एक डिफेंस सिस्टम बैक्टीरिया यूज करता था, तो उसमें क्या पाया गया, उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाए गए जो इस डीएनए को कट करने का काम करते थे, क्योंकि डीएनए उसको जगह जगह से तोड़ना है तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही होंगे, वो स्पेशल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहलाए। तो वर्ड रिस्ट्रिक्शन कहां से आया है, बैक्टीरिया डिफेंस सिस्टम से आया है, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्ट करता था किनको, उन वायरल जीनोम को। और इस प्रॉपर्टी को देखिए यूज किया गया किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि इस तरह के एंजाइम जो बैक्टीरिया में पाए जाते थे उन्हीं एंजाइम्स को यूज किया गया या उन एंजाइम्स को और मॉडिफाई कर लिया गया टेक्नोलॉजी के साथ साथ, और हम यूज करते हैं किसमें इनको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। मैं रफ कर देता हूं ये कि वर्ड कहां से आया रिस्ट्रिक्शन। ये मॉलिक्यूलर सीजर्स कहलाते हैं क्योंकि ये डीएनए को कट करते हैं, जैसे एक कैंची कट करती है किसी भी चीज को, बट ये मॉलिक्यूलर है क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पर पर्टिकुलरली ये डीएनए को कट कर रहे हैं। ठीक है, दो साइंटिस्ट हुए थे हैमिल्टन, या उनके साथी, केवल एक का ही नाम लिखेंगे, 1970 में हैमिल्टन ईटल, ईटल का मतलब होता है डियर कोलिग्स, उनके साथी। उन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था सब फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज आइसोलेटेड, क्योंकि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते थे, मैंने आपको बताया, आर्बर ने ये चीज बताई थी, तो एक बैक्टीरियम से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा से। ठीक है, सो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज आइसोलेटेड, बैक्टीरिया था हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उसकी स्ट्रेन थी आरडी। तो इसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया गया उसको नाम दिया गया हिंड2। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। है ये एंडोन्यूक्लियस ही, लेकिन ये एक लिमिट तक कट करते हैं या पर्टिकुलर साइट पर कट करते हैं, दे कट एट स्पेसिफिक साइट। जो नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस होते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं, वो कहीं भी कट कर देते हैं रैंडमली। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं उनको पहचान होती है अपनी साइट की कि मुझे कहां कट करना है, उस स्पेसिफिक साइट को रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं या लिंकर साइट कहते हैं। इस साइट के बारे में भी ओवर एंड ऑल पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर में ये साइट डिजाइन करी जाती है ताकि इस पर कट लगा सके। जैसे मान लीजिए वेक्टर जब चला गया किसके अंदर, होस्ट के अंदर, तो क्या पता कहां कट लगाना है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को सब कुछ पता हो, इसीलिए वो क्या है, अपनी स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं जिसको रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, और जनरली वही नाम रख दिया जाता है साइट का जो एंजाइम का नाम। जैसे हिंड2 है, मान लीजिए हिंड2 एक एंजाइम भी है, कैसा एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ये किस साइट पर काम करेगा, ये काम करेगा अपनी हिंड2 साइट पर। इन साइट्स की खासियत होती है, मैंने बताया इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट बेसिक में बता देता हूं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। डीएनए के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये लगभग 6 से 8 बेस पेयर लॉन्ग, कहीं भी पूरे डीएनए फ्रेगमेंट में छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन टुकड़ों की पहचान करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और वहीं जाकर कट लगाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट एट दियर स्पेसिफिक साइट, इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं।
तीन तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं सेल के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3। इनमें से केवल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं क्योंकि वही स्पेसिफिक साइट को कट कर सकते हैं, बाकी गलती करते हैं, बाकी स्पेसिफिक साइट पर कट नहीं करते। तो तीन टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 आर यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। स्पेशल तरह के एंडोन्यूक्लियस हैं, एक स्पेसिफिक लिमिट में कट करते हैं, स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं, पाए गए थे बैक्टीरिया के अंदर, रेस्ट्रिक्ट करते थे वायरस को, इसीलिए इनका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रखा गया था। ठीक है, और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और वहां पर कट लगाते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जनरली क्या होते हैं कि जैसे मैडम वर्ड है इंग्लिश में, ये एक पैलिंड्रोम है, आप इसको यहाँ से पढ़े या यहाँ से पढ़े सेम है। तो ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसके न्यूक्लियोटाइड जब आप इधर जाएंगे, मान लीजिए 6 बेस पेयर लॉन्ग है, मैं एग्जांपल ही बता देता हूँ, GAATTC, इनके कॉम्प्लीमेंट्री आप लिखिए, जी का ए सी, ए का टी, ए का टी, टी का ए, टी का ए और सी का जी। देखिए GAATTC इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में आइए, GAATTC, तो ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस होती है रेस्ट्रिक्शन साइट्स, और रेस्ट्रिक्शन साइट पर कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो nor the exonuclease nor the endonucleases are used in the recombinant DNA technology. In really, the restriction endonucleases and even in the restriction endonucleases 2 are mostly used in the recombinant DNA technology. एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने आपको बताया जैसे HIND2, बहुत सी रेस्ट्रिक्शन साइट भी बताऊंगा, बहुत से एंजाइम भी हम बताएंगे जब हम वेक्टर्स को पढ़ेंगे। कुछ और एंजाइम, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम और बता देता हूं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, EcoR1, 1 रोमन में है, EcoR5, 5 भी रोमन में है। जनरली इनके नाम देखिए कैसे लिखे जाते हैं, नोमेनक्लेचर की अगर बात करूं तो पहला लेटर जो होता है, पहले 2 या 1-2 लेटर, वो जीनस या स्पीसीज बताते हैं। जैसे EcoR1 का मतलब इस्चीरिचिया कोलाई से, इस्चीरिचिया ये जीनस है, CO मतलब कोलाई, ये स्पीसीज आप जानते हैं, R स्ट्रेन है। ठीक है, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की स्ट्रेन थी RD, यहां पर जो स्ट्रेन होती है वो आती है RY13, बैक्टीरिया है ई कोलाई RY13। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन का पहला लेटर ले लिया R, और ये बताता है ऑर्डर कि उस बैक्टीरियम में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है सबसे पहले कौन सा डिस्कवर किया गया। तो ई कोलाई से जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया होगा वो EcoR1 था, पांचवा जो डिस्कवर किया गया वो EcoR5 है। तो ये लेटर जो है ये ऑर्डर बताता है, जीनस, स्पीसीज, स्ट्रेन एंड ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे HIND2 था, HIND2 में जैसे हीमोफिलस था, इन्फ्लुएंजा था, स्ट्रेन जो था उसके लिए D लिया गया या कोई और स्ट्रेन ली गई होगी उसके लिए N लिख दिया गया है, सॉरी हीमोफिलस के लिए H, इन्फ्लुएंजा के लिए IN लिखा गया है। ठीक है, और स्ट्रेन के लिए D लिखा गया है, RD स्ट्रेन थी उसके लिए D लिखा गया है। और ऑर्डर सेकंड रहा होगा, फर्स्ट कामयाब नहीं रहा होगा, सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया वो जो है कॉम्पेटेबल रहा होगा, तो इस अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया गया HIND2। तो ये जनरली नॉमेनक्लेचर होता है, पहले 3 लेटर, एक जीनस, एक स्पीसीज, एक स्ट्रेन और एक ऑर्डर, ऐसे नाम रखे जाते हैं किनके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के, जैसे BAMH1। ठीक है, इस तरह से बहुत से PST, PUV, तो बहुत से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं या रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं जो कट करते हैं अपने स्पेसिफिक पोजीशंस पर। सो दीज आर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। कुछ एंडोन्यूक्लियस जो मैंने आपको बताए थे जैसे S1 एंडोन्यूक्लियस, याद दिला दूं, S1 एंडोन्यूक्लियस एक बार में एक ही स्ट्रैंड को कट करता था। उसका भी सोर्स बता देता हूं, उसको जो एक्सट्रैक्ट किया गया था एस्परजिलस ओरेगा से। और जो S1 एंडोन्यूक्लियस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता था, यानी एक बार में एक स्ट्रैंड को। हालांकि आरएनए भी कट कर सकता है, बट अभी तो हम डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक होता है मंग बीन न्यूक्लियस, या इसको आप जनरली मूंग कह सकते हैं क्योंकि हम तो मूंग ही बोलते हैं।
मूंग बीन न्यूक्लियस। मूंग बीन न्यूक्लियस भी S1 एंडोन्यूक्लियस की तरह होता है, क्योंकि ये एक एंडोन्यूक्लियस है, लेकिन एक बार में एक ही स्ट्रैंड को कट करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है। जिंक इसके कोफैक्टर होते हैं, एंजाइम्स के कोफैक्टर होते हैं, आप जानते हैं। तो ये भी एक बार में एक स्ट्रैंड कट कर सकता है, आरएनए को भी ये कट कर सकता है। तो ये दो जो एंडोन्यूक्लियस इनके सोर्स भी आप याद रखेंगे। मूंग बीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था मूंग बीन से ही। बॉटनिकल नेम बता सकते हैं मूंग का? आप पढ़ रहे हैं अभी इकोनॉमिक बॉटनी, बताइए जल्दी से। सो दैट इज ऑल अबाउट दी ओनली न्यूक्लियस एंजाइम्स। अभी हमने न्यूक्लियस एंजाइम पढ़े हैं, कुछ और मैनिपुलेटिंग एंजाइम जैसे लाइगेज, पॉलीमरेज, वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।